हेलो गाइस, वेलकम टू स्कॉलर एलीट। स्कॉलर एलीट चैनल में आप सबका स्वागत है। मैं हूं अनुराग पांडे। रेलवे के एग्ज़ाम्स के लिए जो एडवांस मैथ्स की सीरीज़ है उसका ये हमारा 5वां वीडियो है। इसके पहले हमने 4 और वीडियोस अपलोड किए हुए हैं एडवांस मैथ्स पर, जिसमें हमने मैथ्स के बहुत सारे प्रॉब्लम्स को डिस्कस किया है। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो वो वीडियोस ज़रूर जाकर देख लीजिए। वीडियोस अगर आपको पसंद आते हैं तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और उसमें कमेंट ज़रूर कीजिए, क्योंकि लाइक और कमेंट हमें बताते हैं कि आपको वीडियोस पसंद आ रहे हैं। आज के भी हम इस वीडियो में मैथ्स के कुछ और प्रॉब्लम्स को डिस्कस करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का ये वीडियो। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, आपको वैल्यू निकालनी है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाइड बाय 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। कि टेन स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा आपकी कहलाती हैं ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़। और कई बार आपको क्वेश्चन में ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ को चेंज करने के लिए पूछा जाता है। तो अगर आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो आपको ये ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ को चेंज करते आना चाहिए। तो अगर हम बात करें, हमारे क्वेश्चन में दिया हुआ है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा और इसको हमें मल्टीप्लाई करना है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा से। तो सबसे पहले आपने एक ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूला पढ़ा होगा कि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा की जो वैल्यू होती है वो होती है 1। तो अगर हम इस साइन को राइट साइड में ले जाएं तो कॉस स्क्वायर थीटा को हम ऐसा लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की जो वैल्यू होती है वो होती है कॉस स्क्वायर थीटा। ऐसे ही आपने एक फार्मूला पढ़ा होगा कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा जो होता है वो आपका होता है 1। तो अगर हम इस टेन को फिर से राइट में ले जाएं तो सेक स्क्वायर थीटा की जो वैल्यू होगी वो हो जाएगी 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो ये हैं आपके वो फॉर्मूले जो आपको अप्लाई होंगे इस क्वेश्चन में, और इससे आपकी जो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ हैं वो चेंज हो जाएगी। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की जो वैल्यू है वो आपकी हो जाएगी कॉस स्क्वायर थीटा, और जो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा है वो चेंज हो जाएगा आपका सेक स्क्वायर थीटा में। और सेक स्क्वायर थीटा की जो वैल्यू होती है वो होती है 1 बाय कॉस स्क्वायर थीटा, और आपका मल्टीप्लाई में है कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये जो वैल्यू है आपस में कट जाएंगी और आपके पास बचेगा केवल 1। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो होगा आपका ऑप्शन नंबर 2 यानी कि 1। और आपको जो फॉर्मूला अप्लाई हुआ है इस क्वेश्चन में वो ये है कि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू होती है 1, और सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा की वैल्यू होती है वो होती है 1। ये छोटे छोटे बहुत सारे इजी क्वेश्चंस होते हैं, पर अगर आपको आइडेंटिटीज़ को चेंज करते नहीं आता तो फिर ये क्वेश्चन आपको नहीं बन पाएंगे। तो इसको ज़रूर देख लीजिए, पूरे फॉर्मूले आप देख लीजिए आइडेंटिटीज़ को कैसे चेंज करते हैं, तब आप इस टाइप के क्वेश्चन बहुत आसानी से कर पाएंगे। अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, एक लंब पिरामिड के तल का जो क्षेत्रफल है वो आपको दिया हुआ है 57 वर्ग यूनिट, ठीक है। और आपको पूछा है, अगर आपकी उसकी ऊंचाई दी है तो पिरामिड का आयतन आपको पूछा हुआ है। देखिए, आयतन का सिंपल सा कॉन्सेप्ट होता है, मान लीजिए आपके पास कोई बेलन है, तो आयतन, बेलन का आयतन हमने क्या पढ़ा है, पाई आर स्क्वायर एच। देखिए, अब पाई स्क्वायर एच अगर इस बेलन का आयतन है तो ये जो पाई आर स्क्वायर है ये जो है वो आपका कहलाता है इस क्रॉस सेक्शन एरिया। ये आपका क्रॉस सेक्शन एरिया या अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कहलाता है आपका, और उसमें आप मल्टीप्लाई करते हैं हाइट को। तो अगर कोई ज्योमेट्रिक आकृति यानी कि ऐसी है कि वो पूरी अपनी एंटायर लेंथ में एक जैसी है, यहाँ पर ये इसकी वैल्यू है एच। तो अगर कोई ज्योमेट्रिक आकृति आपकी ऐसी है कि वो अपनी एंटायर लेंथ में एक जैसी है, तब उनका सीधा हो जाता है मल्टीप्लाई, यानी कि आधार के क्षेत्रफल और उनकी हाइट का सीधे मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको मिलेगा आयतन या वॉल्यूम। पर अगर कोई ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी ऐसी है कि जिसका वो थ्रू आउट द लेंथ एक जैसी नहीं है, बल्कि थ्रू आउट द लेंथ वो एक बिंदु पर जाकर कॉन्सेंट्रेट हो जाती है, यानी कि एक बिंदु पर जाकर सिमट जाती है, तब उस केस में क्या होता है। देखिए, अभी भी
ये यहाँ पर जो है हाइट h ही है, और यहाँ पर अभी भी एरिया जो है इसके बेस का पाई आर स्क्वायर है। पर ये है आपका शंकु, और इसका आयतन जो होता है वो आपका होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो आपको ये ध्यान रखना है कि अगर कोई आकृति थ्रू आउट द लेंथ, अपनी पूरी लेंथ में एक जैसी है, तो सीधे आपको आधार के क्षेत्रफल में इंटू कर देना है उसकी हाइट का। पर अगर आपकी कोई ज्योमेट्रिक आकृति अपनी पूरी एंटायर लेंथ में एक जैसी नहीं है, बल्कि वो एक बिंदु पे जाकर मिल रही है, एक बिंदु पर जाके ख़त्म हो रही है, तब उसका जो आयतन होगा वो उसमें आप 1/3 से और मल्टीप्लाई कर देंगे, तब आपको उसका आयतन मिलेगा। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। अब देखते हैं हमारे क्वेश्चन का सॉल्यूशन। देखिए पिरामिड आपके देखा होगा आपने, तो पिरामिड जो होते हैं वो अक्सर एक पॉइंट पे ही जाके मिल जाते हैं, ठीक है। इस टाइप के होते हैं आपके पिरामिड, ठीक है। तो यहाँ पर फिर से आपका यही कॉन्सेप्ट लगेगा 1/3 वाला। तो 1/3 में आप क्या करेंगे, इसका वॉल्यूम जब आप निकालेंगे तो वो हो जाएगा आपका 1/3 आधार का क्षेत्रफल यानी कि एरिया ऑफ बेस लगेगा, और फिर आप इंटू करेंगे उसमें हाइट का, ठीक है। तो ये हो जाएगा इस चीज़ का आयतन। यहाँ पर आप करेंगे इक्वल टू 1/3 आधार का क्षेत्रफल जो है आपको दिया हुआ है 57, और फिर जो इसकी हाइट दी है वो दी हुई है 10। 300 इसको काटेंगे, 3 एकम 3, 3 नाम 27, और 10 इंटू 19 होगा तो वो हो जाएगा आपका 190। तो ये है इस क्वेश्चन का आंसर। आपको ये कॉन्सेप्ट जो है वो ध्यान में रखना है कि वॉल्यूम हम कैसे निकालते हैं जब आपको एरिया और हाइट दी हुई हो। अब बात करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा x + y + z की जो वैल्यू है वो है आपकी 1, 1/x + 1/y + 1/z की वैल्यू है वो है 1, x y z की वैल्यू है वो है आपकी -1। तो आपको निकालना है वैल्यू x³ + y³ + z³ की। देखिए इस क्वेश्चन को आप ट्रेडिशनल मेथड से भी कर सकते हैं, पर यहाँ पर हम इस क्वेश्चन को थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में करेंगे, यानी कि हम थोड़ा वैल्यू पुट करके करेंगे। देखिए आपको 3 चीज़ें इस क्वेश्चन में दी हुई हैं। आपको दिया हुआ पहले x + y + z की जो वैल्यू है वो है आपकी 1। सेकेंड चीज़ आपको दी हुई है 1 + x + 1/y + 1/z की जो वैल्यू है वो भी है आपकी 1, और x y z की जो वैल्यू है वो है आपकी -1। तो हम क्या करते हैं, ट्रेडिशनल मेथड में जाने की बजाय हम एक ऐसी वैल्यू x और y और z की चुनते हैं जो कि इन तीनों इक्वेशन को कर दे सेटिस्फाई, ठीक है। कोई ऐसी वैल्यू हम चुनेंगे जो कि इन तीनों इक्वेशन को कर दे सेटिस्फाई। तो हम क्या करेंगे, मान लेते हैं हम x की वैल्यू जो है हमारी वो है 1, ठीक है। y की वैल्यू भी हम मान लेते हैं वो है 1, और z की वैल्यू जो है हम मान लेते हैं -1 है। तो अब हम देखते हैं क्या हमारी तीनों इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही हैं। तो x + y + z में अगर आप ये वैल्यू रखें तो 1 + 1 -1, तो 1 से 1 कट जाएगा और ये वैल्यू मिलेगी आपको 1। ऐसे ही 1/x यानी कि 1/1 + 1/1 + 1/-1, तो ये भी वैल्यू आपको आप देखें तो ये 1 1 ये दोनों आपस में कट जाएंगे और यहाँ पर मिलेगा आपको वैल्यू 1। ऐसे ही अगर आप x y z में वैल्यू रखें तो जो वैल्यू आपको मिलेगी वो आपको मिलेगी 1 + 1 × 1 और यहाँ पर -1। तो इस तरह से आपको मिलेगा आंसर -1, यानी कि आपने ये देखा कि जो आपने वैल्यू रखी है वो आपकी तीनों इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही हैं, इसका मतलब कि वो वैल्यू सही है। पर यहाँ पर अगर हम देखें तो x y z जरूरी नहीं है कि आप x को ही 1 माने, y को ही 1 माने और z को ही माने -1। अगर आप किसी एक को भी -1 मान लें और बाकी दो को +1 मान लें तो भी आपके रिजल्ट में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, यानी कि आपकी तीनों इक्वेशन होंगी सेटिस्फाई। तो आप फ्री हैं किसी को भी +1 और किसी को भी -1 मानने के लिए। पर इसके अलावा अगर आप और कोई वैल्यू मानेंगे
तो वो आपकी ये तीनों इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं होंगी। इसीलिए जब भी आप वैल्यू पुट करने वाले क्वेश्चन करें तो आप ज़रूर देख लें कि आपके जितनी इक्वेशन दी हुई हैं वो सभी में वो वैल्यू आपकी सेटिस्फाई हो रही है या नहीं। तो यहाँ पर हमारी पूरी वैल्यू सेटिस्फाई हो रही हैं, तो हमें कोई इशू नहीं है। हमें सीधा जो पूछा है, हमें पूछा है वैल्यू निकालने के लिए एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब की। ठीक है, तो हमने क्या माना था, 1 1 और -1 माना है। तो यहाँ पर हम कर देंगे 1 क्यूब प्लस यहाँ पर कर देंगे 1 क्यूब प्लस यहाँ पर कर देंगे -1 और होल क्यूब। तो यहाँ पर 1 का क्यूब जो है वो होगा आपका 1 प्लस यहाँ पर 1 का क्यूब होगा 1 और यहाँ -1 का क्यूब होगा -1। तो फिर से ये वैल्यू आपकी आ जाएगी 1, जो कि है आपका ऑप्शन नंबर 2। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो इस क्वेश्चन को आप वैल्यू पुट करके सॉल्व कर सकते हैं। मान लीजिए आप इस क्वेश्चन को पूरी ट्रेडिशनल मेथड से सॉल्व करना चाहते हैं, तो आप क्या करेंगे, देखिए आपके पास वैल्यू दी हुई है x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 1 और आपके पास वैल्यू दी हुई है 1 प्लस 1 बाय एक्स प्लस 1 बाय वाई प्लस 1 बाय जेड इक्वल टू 1। अगर आप यहाँ से कॉमन ले लें एक्स वाई जेड, इसका एलसीएम आएगा और यहाँ पर बचेगा वाई जेड प्लस एक्स जेड प्लस एक्स वाई इक्वल टू 1। और फिर अगर आप इसको और फर्दर सॉल्व कर लेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा वाई जेड प्लस एक्स जेड प्लस एक्स वाई इक्वल टू एक्स वाई जेड और एक्स वाई जेड की जो वैल्यू है वो है आपकी -1। ठीक है, आपको इस दो टर्मों की वैल्यू जो है वो पता है। फिर आप क्या करेंगे, आपको क्या पूछा है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब की वैल्यू पूछी है। तो आप क्या करेंगे, एक्स प्लस वाई प्लस जेड ऑफ होल क्यूब का जो है आप फॉर्मूला लगाएंगे। तो ए प्लस बी प्लस सी ऑफ होल क्यूब का जो फॉर्मूला होता है वो होता है एक्स क्यूब, यहाँ पर एक्स है तो हम एक्स वाई मान के कर लेते हैं, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब प्लस 3 एक्स प्लस वाई इंटू वाई प्लस जेड इंटू जेड प्लस एक्स। तो फिर आपको कुछ ऐसे टर्म मिलेंगे जिसमें आप ये इन सभी वैल्यूज़ को पुट कर देंगे, तो आपका लास्ट में जो आंसर है वो आपका आ जाएगा 1। और x प्लस वाई प्लस जेड की जो वैल्यू है वो है आपकी दी हुई है 1। तो यहाँ पर आप इस इक्वेशन को 1 के क्यूब के इक्वेट कर देंगे। फिर आपको जो भी टर्म मिलेगा आप उसकी वैल्यू रखते जाएंगे, लास्ट में आपको जो आंसर मिलेगा वो मिलेगा आपको 1। तो ये चीज़ है आपके लिए होमवर्क। आप इस क्वेश्चन को ट्रेडिशनल मेथड से सॉल्व करिए। अगर आपको नहीं बनता है तो फिर मैं आगे वीडियो में आपको बता दूंगा। अब बढ़ते हैं हमारे आगे क्वेश्चन के लिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 2 प्लस ए डिवाइड बाई ए, 2 प्लस बी डिवाइड बाई बी और 2 प्लस सी डिवाइड बाई सी की वैल्यू अगर आपको दी हुई है 4, तो आपको वैल्यू निकालनी है ए बी बी सी सी ए डिवाइड बाई ए बी सी की। तो देखिए सबसे पहले आपको वैल्यू किस चीज़ की दी हुई है, आपको दी हुई है वैल्यू 2 प्लस ए डिवाइड बाई ए प्लस 2 प्लस बी डिवाइड बाई बी प्लस 2 प्लस सी डिवाइड बाय सी। ये वैल्यू आपको दी हुई है और ये वैल्यू है आपकी 4। अब देखिए a है, यहाँ पर भी a है, तो हम क्या करते हैं कि इस वैल्यू को हम काट सकते हैं, हमें दिख रहा है। तो हम क्या करते हैं कि a के जो है इन दोनों के डिनोमिनेटर में अलग अलग ले लेते हैं। तो यहाँ पर आप इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 बाई ए प्लस ए बाई ए प्लस इसको हर केस में हम ऐसा ही करेंगे 2 बाई बी प्लस बी बाई बी प्लस 2 बाई सी प्लस सी बाय सी इक्वल टू ये वैल्यू आप लेंगे 4। ए से ए काट देंगे, बी से बी काट देंगे, सी से सी काट देंगे, जो कि जाएगा एक बार, तो एक एक सब में बच जाएगा। तो यहाँ से हम कैसा आपको जो इक्वेशन मिलेगी वो मिलेगी 2 बाई ए प्लस 1 प्लस 2 बाई बी प्लस 1 प्लस 2 बाई सी प्लस 1 इक्वल टू 4। तो 1 1 1 ये हो जाएगा 3 और 3 जब इसमें से माइनस होगा तो 4 माइनस 3 इक्वल टू हो जाएगा 1। तो इस इक्वेशन को हम ऐसा लिख सकते हैं 2 बाई ए प्लस 2 बाई बी प्लस 2 बाई सी इक्वल टू आप ले लेंगे 4 माइनस 3 विच इज इक्वल टू 1। अब 2 हम यहाँ से लेते हैं कॉमन, 1 बाई ए प्लस 1 बाई बी प्लस 1 बाई सी इक्वल टू आप लेंगे तो वो हो जाएगी आपकी वैल्यू 1।
और यहाँ से 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c की जो वैल्यू है वो आपको मिलेगी 1/2। अगर हम यहाँ से सीधा एलसीएम ले लें इसका तो आपको मिलेगी वैल्यू ABC, आपका एलसीएम आएगा। और फिर आपको यहाँ से a आप डिवाइड करेंगे तो a कट जाएगा, तो यहाँ बचेगा BC। ऐसे ही b के केस में बचेगा AC प्लस यहाँ पर बचेगा AB, जिसकी वैल्यू है आपको 1/2, जो कि आपको दिया हुआ है। तो यही जो वैल्यू है वो आपको निकालनी थी और ये वैल्यू आपके पास आई 1/2। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर 4, 1/2। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन में आपको ये ध्यान में रखना होता है कि आपको निकालना क्या है और वो चीज़ आपको कैसे मिल सकती है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस की जरूर प्रैक्टिस करिए। अब बढ़ते हैं हम आगे, देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, अगर थीटा की वैल्यू 0 से बड़ी है, सबसे पहले तो इस टाइप की कंडीशंस जो होती हैं वो आपकी बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, और थीटा भी एन एक्यूट एंगल मतलब लेस देन 90 है वो। फिर देन द वैल्यू ऑफ थीटा इन द डिग्री सेटिस्फाई दिस इक्वेशन, मतलब कि आपको थीटा की वो वैल्यू निकालनी है जो कि इस इक्वेशन को करती है सेटिस्फाई। तो हम सबसे पहले देख लेते हैं हमें दिया क्या हुआ है। हमें दी है वैल्यू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 3 कॉस थीटा प्लस 2 डिवाइड बाय साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ये आपको दिया हुआ है। देखिए इस क्वेश्चन को अगर आप ध्यान से देखें तो ये है आपका कॉस स्क्वायर थीटा, ये है आपका कॉस थीटा, पर यहाँ पर है आपका साइन थीटा। तो इस अगर साइन थीटा को आप किसी भी तरह कॉस थीटा में कन्वर्ट कर दें तो शायद फिर आपका जो है वो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाए। तो हम क्या करते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा वैसे ही लिखते हैं, फिर माइनस 3 कॉस थीटा प्लस 2 करेंगे और इस साइन थीटा को हम ले आएंगे यहाँ पर, तो ये हो जाएगा इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से जो कॉस स्क्वायर थीटा है वो माइनस 3 कॉस थीटा प्लस 2, और अभी हमने देखा था साइन स्क्वायर थीटा को आप 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से आप इसको ऐसे लिख सकते हैं। अब यहाँ से देखिए ये कॉस स्क्वायर थीटा यहाँ आएगा तो वो पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये जो वैल्यू है वो हो जाएगी आपकी 2 कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ माइनस 3 कॉस थीटा वैसे ही रहेगा, और यहाँ पर जो है वो घट के आपका बचेगा प्लस 1 इक्वल टू 0। आई होप आपको ये समझ में आ गया है। अब अगर आप देखें तो यहाँ पर है 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 3 कॉस थीटा प्लस 1। यहाँ पर आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है वो मिलती है। अगर आप इस कॉस थीटा को मान लें x, कॉस थीटा को अगर आप x मान लें तो आपकी जो इक्वेशन है वो इस टाइप की बनेगी 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1। अब हम इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। तो इस इक्वेशन को हम करते हैं माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई 2a वाले फॉर्मूले से। तो यहाँ पर देखिए b की वैल्यू है -3, तो माइनस बी हो जाएगा तो वो हो जाएगा 3 प्लस माइनस 3 का स्क्वायर होगा 9। 4ac की अगर आप वैल्यू निकालेंगे तो वो आपके पास आएगी 8। 2a की जो वैल्यू निकालेंगे तो वो आपके पास आएगी 4। ठीक है, तो यहाँ पर से जो वैल्यू है 3 प्लस माइनस 1 डिवाइड बाई 4, जब आप लेंगे वैल्यू प्लस तो वो आपके पास आएगी वैल्यू 1, क्योंकि 3 प्लस 1 डिवाइड बाई 4। और यहाँ पर अगर आप जब माइनस लेंगे तो वो वैल्यू आपके पास जो आएगी वो आएगी 1/2, क्योंकि यहाँ पर बचेगा 2 डिवाइड बाई 4 और ये 1/2। आप इस इक्वेशन को खुद सॉल्व करेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छे से बनेगा। तो आपके पास जो वैल्यू आई इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन की वो आई 1 और 1/2। अब x की वैल्यू है आपकी या तो 1 है या फिर x की वैल्यू है आपकी 1/2। x आपका था cos थीटा, यानी कि cos थीटा इक्वल टू या तो 1 है या है cos थीटा इक्वल टू 1/2। cos थीटा अगर 1 है तो थीटा की वैल्यू क्या होगी, 0 आएगी, क्योंकि cos 0 इक्वल टू 1 होता है। और यहाँ पर अगर cos थीटा इक्वल टू 1/2 है तो थीटा की जो वैल्यू आएगी वो आएगी आपके पास 60, क्योंकि cos 60 आपका होता है 1/2। अब देखिए जो कंडीशन हमें दी थी क्वेश्चन में कि थीटा की वैल्यू 0 से बड़ी है, बड़ी और बराबर यहाँ पर नहीं लिखा है, सीधा लिखा हुआ है कि थीटा की वैल्यू 0 से बड़ी है, यानी कि ये जो थीटा की वैल्यू 0 आई है आप इसको कर सकते हैं नेगलेक्ट। इसीलिए ये कंडीशंस दी जाती हैं और ये कंडीशंस इसीलिए इंपॉर्टेंट होती हैं क्वेश्चन में। ठीक है,
तो यहाँ से जो थीटा की वैल्यू है वो आपके आगे 60, जो कि है आपका ऑप्शन नंबर 4। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया है। जब भी आप अगर ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ को एक जैसा बना सकें तो आपका एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप बना सकते हैं और आप इस इक्वेशन को सॉल्व करके इस क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते हैं। अब बात करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो आपको वैल्यू दी हुई है x² - 3x + 1 = 0 और आपको वैल्यू निकालनी है x + 1/x की। तो हम देख लेते हैं हमें दिया क्या है। x² - 3x + 1 = 0 जो है वो आपको दिया हुआ है और आपको निकालनी है वैल्यू x + 1/x की। तो अगर हम इस इक्वेशन में x से डिवाइड करते हैं दोनों पक्षों में, तो यहाँ पर आपके पास बचेगा x² / x - 3x / x प्लस 1 / x इक्वल टू, यहाँ पर तो 0 है तो 0 / x आपका 0 ही आएगा। तो यहाँ से जब हम करते हैं तो एक x से आपका एक x जाएगा, यहाँ पर भी x आपका x से x कट जाएगा और यहाँ पे 1/x वैसे ही बचे रहेगा। तो जो वैल्यू आपके पास आई वो आपके पास आई x - 3 + 1/x = 0 या फिर x + 1/x = 3। देखिए बहुत इजी सा क्वेश्चन था, पर आपको अगर थोड़ा सा कॉन्सेप्ट पता होगा तो ही आप इसको कर पाएंगे, यानी कि इसकी जो आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन नंबर 3। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया है, बहुत ही ईजी क्वेश्चन था। इस टाइप के जब भी क्वेश्चन आए तो आप डिवाइड करके देख लीजिए कि आपका वो पैटर्न बन रहा है या नहीं। कई बार आपको x² + 1/x² भी निकालने पूछ सकता है, तो आपको उसके लिए भी देखना होगा कि आप किस चीज़ से डिवाइड करें कि वो वैल्यू आपकी बन जाए। अब बात करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यदि त्रिभुज PQR में, ये एक आपका एंगल है PQR में, L और M भुजाएं जो हैं PQ और PR के पर क्रमशः दो बिंदु इस प्रकार है कि LM पैरेलल है QR के, यदि PL की लंबाई है 2, LQ की लंबाई है 6, PM की लंबाई है 1.5, तो MR की लंबाई कितनी है, ये आपसे पूछा है। तो सबसे पहले हम बना लेते हैं एक ट्रायंगल। ये है आपका ट्रायंगल PQR, ठीक है। फिर आपको दिया हुआ है PQ और PR में दो बिंदु क्रमशः इस प्रकार हैं कि LM पैरेलल है QR के। तो यहाँ पर L है, यहाँ पर है M, और ये जो LM है वो पैरेलल है आपका QR के। अब आपको दी हुई है वैल्यू PL की जो कि है 2, LQ की वैल्यू आपको दी हुई है 6 और यहाँ पर वैल्यू दी हुई है PM की जो कि है 1.5। आपको वैल्यू निकालनी है MR की, यानी कि ये वैल्यू आपको निकालनी है। देखिए मैंने आपको एक क्वेश्चन बताया था अपने पिछले वीडियो में कि जब भी हमने एक क्वेश्चन किया था जहाँ पर QR पैरेलल था LM, ऐसे ही यहाँ पर XY था, यानी कि QR और XY जो लाइन थी वो आपस में पैरेलल थी और हमने उन त्रिभुजों को समरूप साबित किया था, यानी कि समरूपता उनकी प्रूफ की थी। तो हमने क्या किया था, हम फिर से यहाँ पर क्या करते हैं, दो त्रिभुज लेते हैं। सबसे पहले थोड़ा सा कॉन्सेप्ट हम समझ लेते हैं इस क्वेश्चन का। तो सबसे पहले हम त्रिभुज लेते हैं छोटा वाला त्रिभुज PLM, ठीक है। त्रिभुज PLM लेते हैं और लेते हैं हम त्रिभुज बड़ा वाला त्रिभुज, पूरा त्रिभुज PQR। तो अगर आप इन दोनों त्रिभुजों में देखें तो एंगल P जो है वो कॉमन है, यानी कि त्रिभुज एंगल P दोनों में कॉमन है तो वो बराबर ही होगा। फिर अगर आप देखें तो ये एंगल इस एंगल के बराबर होगा, क्योंकि ये दो लाइन है पैरेलल और इनको एक लाइन PQ काट रही है, तो ये दोनों होंगे आपके संगत कोण। तो एंगल PLM बराबर होगा एंगल आपका PML के, PQR के, PQR के बराबर होगा ये, ठीक है। और इसी तरह आपका ये एंगल इस एंगल के बराबर होगा, यानी कि एंगल PML बराबर होगा एंगल PRQ के, क्योंकि यहाँ पर भी जो है वो
संगत कोण का कॉन्सेप्ट है। तो यहाँ से कोण से समरूपता आपकी साबित होती है, मतलब कि ये दोनों जो ट्रायंगल हैं वो आपस में समरूप हैं। और जब भी ट्रायंगल आपके समरूप होते हैं तो आप उनकी संगत भुजाओं का जो रेशियो है वो आपका होता है सेम। यानी कि यहाँ से आप बोल सकते हैं, पहले अगर बड़े त्रिभुज की बात करें तो पी क्यू, ये वाली पूरी भुजा आपकी आप लेंगे, और इसके संगत छोटे त्रिभुज की भुजा है वो आपकी होगी पी एल। तो पी क्यू डिवाइड बाय पी एल ये बराबर होगा आपका पी आर, फिर से ये वाली भुजा, और इसके संगत छोटे त्रिभुज की जो भुजा है वो आपकी होगी पी एम। ये आपका जो है वो रेशियो संगत भुजाओं का लगेगा इस क्वेश्चन में। अब देखिए, पी क्यू को आप लिख सकते हैं पी एल प्लस एल क्यू, इस पी क्यू को आप पी एल और एल क्यू लिख सकते हैं, और उसको डिवाइड करेंगे आप पी एल से। इसी तरह से आप पी आर को लिख सकते हैं पी एम प्लस एम क्यू, ठीक है, और फिर इसको डिवाइड करेंगे आप पी एम से। तो अगर आप इस पी एल को दोनों के डिनोमिनेटर में ले लें तो पी एल डिवाइड बाई पी एल जो आपका हो जाएगा वो हो जाएगा 1, प्लस यहाँ से आप लिख सकते हैं एल क्यू डिवाइड बाय पी एल, और इसी को आप लिख सकते हैं पी एम बाय पी एम आपको हो जाएगा 1, प्लस एम क्यू डिवाइड बाय पी एम। तो यहाँ 1 से 1 कट जाएगा, यानी कि जो आपका रेशियो होगा एल क्यू डिवाइड बाय पी एल वो बराबर होगा एम क्यू डिवाइड बाय पी एम, या फिर आप इसका इन्वर्स भी बोल सकते हैं, पी एल डिवाइड बाय एल क्यू जो आपका होगा वही आपका होगा रेशियो पी एम डिवाइड बाय एम क्यू का। आपने इसी रेशियो को जो है रिवर्स कर दिया है। तो ये आपका जो है रिजल्ट जो यहाँ से आपको मिला, दोनों एंगल हैं आपके समरूप, इसीलिए आपको ये जो है वो रिजल्ट मिला। अब आपको देखिए पी एल की वैल्यू दी हुई है 2, एल क्यू की वैल्यू आपको दी हुई है 6, पी एम की वैल्यू आपको दी हुई है 1.5। तो आप यहाँ से जो है वैल्यू निकाल सकते हैं एम क्यू की, जो कि हमने मानी है x, ठीक है। तो आपने ये यहाँ से आप देख लीजिए, यहाँ पर हो जाएगा 2x इक्वल टू 51.5 इंटू 6 यानी कि 9। तो x की जो वैल्यू है यहाँ से वो आपको मिलेगी 4.5, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 2। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया है, और हमने देखा कि हमने कैसे जो है वो रेशियो को है बराबर किया संगत भुजाओं के रेशियो को। अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया है तो आप पिछला वीडियो ज़रूर देख लीजिए, वहाँ पे भी मैंने इस टाइप का एक क्वेश्चन कराया हुआ है। तो आपको इस टाइप के क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन अक्सर आते हैं और यहाँ पर लोग गलती कर जाते हैं, डायरेक्ट आप उनको समझ में नहीं आता कि सीधा कैसा रेशियो लें। तो इस टाइप के क्वेश्चन की आप ज़रूर प्रैक्टिस कीजिए। आज के इस वीडियो में इतना ही। कुछ और वीडियोस हम आपके लिए लेकर आएंगे, जहां पर हम और बहुत सारे मैथ्स के प्रॉब्लम आपके लिए लेकर आएंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें स्कॉलर एलीट को। थैंक यू।